एवरीवन वेलकम टू क्वेश्चन फॉर एग्जाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चनों का सलूशन किया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है जो कि पिछले बार मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में पूछा जा चुका है और आपकी मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, काफ़ी ही इजी तरीके से सॉल्व करके आइएगा। कहता है कि वृत्त का परिमाप, देखिए वृत्त का परिमाप को हम लोग वृत्त का परिधि भी कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। और कहता है क्षेत्रफल, दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। संख्यात्मक रूप से बराबर है, यदि हम इसे बराबर कर देंगे तो उस वृत्त का त्रिज्या यानी r का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाई से पाई कटने वाला है, r² से एक r कट जाएगा तो यहाँ पे अभी भी r बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा केवल 2 यानी r का मान 2 मात्रक हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है, 2 मात्रक। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 31 कहता है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मूल बिंदु का जो फार्मूला होता है √x² + y², इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए x का मान दोस्तों 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। y का मान यहाँ पे 3 है और हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 में 4 को हमें ऐड कर देना होगा तो 9 और 4 होती हैं 13। अतः क्वेश्चन का सही जवाब √13 इकाई होगा जो कि ऑप्शन सी में है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यदि दो संख्याओं का एलसीएम 15 है, एलसीएम 90 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि दो संख्याओं का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है जी। यानी एचसीएफ का मान जब 15 दिया गया है तो हम 15 लिखेंगे, एलसीएम का मान 90 है तो 90 लिखेंगे। सिंपली इसमें हम गुना कर देंगे तो 15 9 135 होता है। एक जीरो को छोड़े थे तो एक जीरो बैठा देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1350 क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। कहता है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि सिंपल सा लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। अब दो जो आप गुना में देख पा रहे थे बराबर की धराने पर ये भाग में हो जाएगा और ये कटेगा 30 मरतबे। अब हमसे कहता है कि साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन और थीटा के बदले में अब हमें 30 डिग्री रखना होगा। और आप सभी को बता दें कि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि आकृति में PA बराबर PB दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि PA बराबर 8 सेमी है, कोण APB बराबर 60 डिग्री है तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई क्या हो जाएगी। दोस्तों वृत्त वाले चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जो कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। और ये मैट्रिक एग्जाम पेपर में प्रमेय वाले चैप्टर में पूछा गया है। तो यहाँ पे इस प्रमेय से हमें ये पता चलता है कि एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा जो खींची जाती है उन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। यानी एक स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 8 सेमी है तो जाहिर सी बात है दूसरे स्पर्श रेखा की लंबाई भी 8 सेमी होगी। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि जब भी दो रैखिक समीकरण का आलेख इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना तो रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, थेल्स महोदय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस प्रकार से एक वृत्त होते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंतर्गत यदि चतुर्भुज बना देंगे तो इसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसका जो सम्मुख कोण जो होता है, आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, क्योंकि पहला कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, साथ ही ये भी कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो अभी ना चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाता है, जिसमें सम्मुख कोण आमने सामने का कोण 90 डिग्री का होता है, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसका योग कहलाएगा। तो 90 होता है 180, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए कि दो गोले को आयतन का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए 125 को कैसे करेंगे, तो 25 से 25 125 होता है, 27 को करेंगे तो 9 तिरका 27 होता है। तो इस प्रकार से 25:9 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल भी त्रिकोणमिति से लिया गया है, और सवाल में हमसे पूछा गया है कि यदि cos थीटा बराबर 100 तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? देखिए सेक थीटा का एक आसान सा फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होते हैं जी। अब देखिए 1/cos थीटा के मान यहाँ पे x दिया गया है, तो हम लोग 1/x लिखेंगे, और यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 40 कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A में दिया गया 2,4, B में है 0,6 तथा C में है 4,-1 हो, तो त्रिभुज ABC का केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा? सबसे पहले त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए केंद्रक का जो फार्मूला होता है ना जी, वो होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। उसी प्रकार से y बराबर जो फार्मूला होते हैं वो होते हैं y1 प्लस y2 प्लस में होते हैं y3/3 होते हैं। अब देखिए x1 का मान यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, x2 का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, x3 का मान है तो 4 लिखेंगे, बटे में कर देंगे 3। देखिए 4 में 2 को ऐड करते हैं तो 6 हो जाते हैं, और 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो पहला आंसर 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से y1 का मान देख लीजिए, क्वेश्चन में 4 है तो हम लोग 4 लिखेंगे, y2 का मान दोस्तों 6 है तो 6 लिखेंगे, और y3 का मान -1 है तो -1 लिखेंगे, बटे 3 कर देंगे। अब देखिए 6 और 4 10 होते हैं, 10 में से 1 हटा लेंगे ना जी तो 9 हो जाएगा, और 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये 3 मरतबे कट जाएगा। तो पहला का आंसर आया 2 और दूसरा का आंसर आया है 3। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 2,3 होगा, और 2,3 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि n पद वाले AP का योग n² + 2n + 1 है, तो उसका छठा पद क्या हो जाएगा? दोस्तों छठा पद ज्ञात करने का आसान फार्मूला हो जाएगा a + 6d, यानी 6 दूनी 12 और एक कितना होता है जी 13 हो जाएगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी में है। उसके बाद में कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3:5 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 9:25 होगा, और 9:25 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए। क्वेश्चन 43 कहता है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आप सभी को बता दें कि दूरी ज्ञात करने का एक आसान फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में होता है √y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए x2 का मान यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, x1 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे।
उसके बाद में y2 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, y1 का मान -1 तो माइनस और माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 3 में 1 को ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब क्या करने वाले हैं कि 16 में 4 को ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो 20 हो जाएगा। अब हमें 20 का गुणनखंड कर देना होगा। 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 बचे होते हैं 20। अब देखिए डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट पे बचेगा केवल 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 2√5 होगा और 2√5 ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। क्वेश्चन 44 कहता है कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविक्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों विविक्तर विवेचक या प्रकृति का जो फार्मूला होता है वह होता है d = b² - 4ac होता है। अब देखिए b का मान यहाँ पे 5y था तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a का मान 2√2 है तो हम यहाँ पे 2√2 लिखेंगे और c का मान केवल √2 है तो √2 लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है तो हम लोग 25 लिखना है, माइनस का माइनस लिखेंगे। अब देखिए √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है जी, और वहीं 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 25 में से 16 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा 9। तो इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कहता है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। मैटी के प्रत्येक एग्जाम पेपर में रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका जो आसान फार्मूला होता है x = x1 + x2 / 2 होते हैं। देखिए x1 का मान दोस्तों 3 है तो हम 3 लिखेंगे और x2 का मान -3 है तो -3 लिखेंगे, बटे 2 कर देंगे। देखिए 3 में से 3 घटेगा तो आपका 0 बचेगा और 0 में यदि 2 से भाग लगा भी देंगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। अब उसके बाद में हम y का फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला y = y1 + y2 / 2 होते हैं। देखिए y1 का मान दोस्तों 4 है तो 4 लिखेंगे, y2 का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, बटे में 2 करेंगे। अब देखिए 8 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो पहला का आंसर 0, दूसरा का आंसर 6। इस प्रकार से 0,6 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 0,6। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 46 कहता है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है। 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार से मीनार बना लेना है और पाद से 21 मीटर की इसकी दूरी पर है, इसके साथ इसका जो कोण है वो 30 डिग्री है। अब ये हमें p का मान ज्ञात करना है तो हम p/b तो tan में होता है ना जी, तो हम बनाएंगे tan 30 डिग्री से। tan 30 डिग्री का फार्मूला p/b हो जाएगा। अब देखिए tan में 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। p का मान कुछ भी नहीं दिया गया तो p का p लिखेंगे और b का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 है तो 21 लिख देंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी p में √3 से गुना करेंगे तो p √3 होगा, 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। यदि हम केवल p = 21 लिख देंगे तो √3 जो गुना में देख पा रहे थे वो भाग में हो जाएगा। अब हमें √3 से गुना √3 से भाग करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे परमीकरण करने जा रहे हैं। अब देखिए 21 में यदि √3 से गुना करेंगे तो दोस्तों 21 √3 हो जाएगा और √3 में √3 से गुना करने पे तो 3 होता है और 3 काटेगा 21 को 7 मरतबे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 7√3 मीटर हो जाएगा और 7√3 ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। याद रखिएगा 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 कहता है यदि cosec θ = 5/3 हो तो cot θ का मान क्या हो जाएगा। देखिए cosec θ का जो फार्मूला होता है वो h/p होता है, हमें ज्ञात करना है cot θ और इसका फार्मूला b/p होता है।
और बी का तो मान नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले बी ज्ञात करेंगे। आसान फॉर्मूला होता है √h² - p²। देखिए एज का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 था, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। पी का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 था, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। और 25 में से 9 घटाने पे 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो बी के बदले में हम 4 लिखेंगे। और पी का मान ऑलरेडी हमारा 3 दिया गया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 होगा। और 4/3 ऑप्शन डी में है, मतलब क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में इस प्रकार है कि 2AB = 2DE है, तो BC = 8 सेमी है, तो EF का लंबाई क्या हो जाएगी। अब देखिए जब 2AB दिया गया है और बराबर में दिया गया है BC का मान 8, तो सिंपल सा क्या कीजिए 8 में 2 से गुना कर दीजिए, और 8 दूनी हो जाएगा 16। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा 16। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि r त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। और आप सभी को बता दें त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो π²θ/360 होता है। लेकिन r का मान यहाँ पे तो r ही रहेगा, लेकिन थीटा के बदले में p रख देना है। तो ऑप्शन बी को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 2 क्या करेगा 720 को 360 मरतबे काट जाएगा, तो ऊपर बचेगा πr² p डिग्री बटा में 360 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा p/720 × 2πr²। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 50 तक का सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन देख लिए हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VBI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।